प्रार्थना ऐसे करनी चाहिए जैसे सब कुछ ईश्वर पर, ऊपर वाले पर निर्भर करता है। और प्रयास प्रयास हमें ऐसे करना चाहिए जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। नमस्कार है, वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह आपके साथ हूँ मैं, यानी आज की सुबह आपके साथ है प्रेरणा। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं एक अच्छे से विचार के साथ। कार्यक्रम में सबसे पहला जो हमारा पड़ाव होता है, हम आपको एक अच्छा विचार दिखाते हैं, आपको एक अच्छा विचार बताते हैं। तो चलिए आइए नजर डालते हैं आज के विचार पर। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अभिनेता कुंदन कुमार सिंह मौजूद हैं। कुंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बिहार बिहार में। नमस्कार। बिहार बिहान के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को मैं प्रणाम करता हूं। आपका अपना बेटा कुंदन सिंह। जी, बहुत प्यारी बात कही, आपका अपना बेटा कुंदन सिंह। जी हाँ, आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, जी लेकिन बीते कई वर्षों से आप बिहार के बाहर रह रहे हैं और जी कला के क्षेत्र में, आप अभिनय के क्षेत्र में कुछ जी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुंदन जी, ये जानना चाहूँगी कि आपके बारे में जितना पता है, आपने बताया कि आप जी अपनी प्रतिभा के माध्यम से समाज के उन लोगों के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें हम रियल हीरोज़ कहते हैं, चाहे जी वो हमारे फौजी भाई हों या फिर हमारे डॉक्टर्स हों या फिर हमारे पुलिसकर्मी हों, पुलिसकर्मी। जो रियल हीरोज़ हैं, जी जो वाकई में जिन्हें हम आंखों के सामने देखते हैं। जी तो ये जानना चाहूँगी कि आप उनके लिए क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई? जी मैम, मैं आपको बताता हूँ, शुरू से हर चीज़ बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे देश में मैं भी एक मतलब बॉलीवुड का ही हिस्सा हूँ। तो जब भी हमारे देश में किसी भी शहर में किसी भी राज्य में कोई फिल्मी सितारा आता है तो उसके लिए एक भीड़ आती है। उसको लोग अपना आदर्श मानते हैं। लोग शाहरुख, सॉरी मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे ऐसे फिल्मी सितारे हैं जिनको अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि आप उस इंसान को अपना आदर्श मानते हो, रोल मॉडल मानते हो, जो 100 टेक में एक परफेक्शन देते हैं, एसी में रहते हैं, वैनिटी में रहते हैं। लेकिन जो हमारे पुलिसकर्मी, हमारे पुलिस भाई हैं, सॉरी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हम जो काम कर रहे हैं वो नन करप्ट पुलिस वालों के लिए काम कर रहे हैं, जो जिनकी छवि दागदार ना हो, ऐसे पुलिस वालों के समर्थन में हम लगातार पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। और आर्मी भाइयों के लिए काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं आगे बोलना चाहूँगा, जैसे हमारे पुलिस भाई हो गए, आर्मी के भाई लोग हो गए, दिन रात की परवाह किए बगैर, धूप बरसात की परवाह किए बगैर, कोई सरहद पे, कोई अलग अलग जगहों पे, हर जगह पे लोग देश की सेवा, समाज की सेवा कर रहे हैं। अगर वो है, आर्मी है, पुलिस है, तो हम चैन की नींद सो पाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, क्या वो हमारे देश के जो हीरोज़ हैं, फिल्मी सितारे हैं, वो हीरोज़ हैं या फिर ये लोग हैं हमारे हीरोज़? तो हम जो काम कर रहे हैं, ऐसे हीरोज़ की जो मान सम्मान को बढ़ाने के मकसद से हम लगातार पिछले 1 साल से 2020 के करीब से काम कर रहे हैं। उनके सम्मान में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना, उनके सम्मान में गाने को बनाना, यही हमारा काम है। तो इसकी शुरुआत की जब बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, एक मतलब कोविड जो है वो किससे छुपी नहीं है। सब इंसान को मतलब कैसी महामारी आई कि इंसान की जो हैसियत है उसको चुटकी में दिखा दी कि आप कुछ भी नहीं हो प्रकृति के सामने। उस स्थिति में आपने देखा होगा कि एक बहुत भयानक स्थिति पैदा हुई थी हमारे देश में। भुखमरी, बेरोजगारी जैसी तमाम समस्याएं पैदा हो गई, उत्पन्न हुई थी उसी से। उस कंडीशन में हम बिहार में हैं, मैं उस समय मुंबई में था, तो अलग अलग राज्यों से हमारे जो मजदूर भाई हैं, चूँकि बिहार की जो स्थिति है ना आपसे छुपी है ना हमसे छुपी है। यहाँ के लोग बाहर राज्यों में जाके मजदूरी करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। जी। तो ये अलग विषय है। कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है, हमारे राज्य का दुर्भाग्य है कि ऐसा होता है कि हम बिहारियों को दूसरे राज्यों में जाके काम करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बाहर के राज्यों में जाके। तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मजदूर भाई लोग हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों से, कोई पैदल चल रहा है, कोई ट्रेन के माध्यम से, जिस जिस माध्यम से जिसको मिली सुविधा, वो वापस आ रहे हैं।
उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे मेरे जो पहचान के भी लोग हैं और जिनको मैं जानता पहचानता भी नहीं हूँ, उन पुलिस वालों को मैंने देखा कि अपना जो एक टीम तैयार किया उन लोगों ने, एक ग्रुप बनाया, 10 लोगों की, 12 लोगों की, 20 लोगों की, 100 लोगों की टीम बना के उन लोगों ने अपने सैलरी से कुछ कट करके एक कैंप बनाया। कैंप में ऐसे लोगों के लिए मदद करना, उनके खाने के लिए, उनके मतलब जो भी चीज़ उस वक्त की जो ज़रूरत मतलब थी, हाँ बिल्कुल। ज़रूरत की चीज़ें थी, उनके लिए उन लोगों ने किया। अब ऐसे पुलिस वाले आप खुद में देखना, महसूस करना कि क्या ये जो पुलिस वाले हैं किसी भगवान से कम है। एक तरफ पूरा समाज, पूरा देश उनको करप्ट बोलता है, बदनाम है। लोग जल्दी विश्वास नहीं करते। अगर पुलिस की बात करें तो लोग सोचते हैं कि वो करप्ट होते हैं, अगर घर पे आ जाए, दरवाजे पे आ जाए तो फजीहत होती है, तकलीफ देती है। लेकिन ऐसे पुलिस वाले भी हमारे देश में है, समाज में है, जो मतलब इतनी भयानक स्थिति में देश के लिए, समाज के लिए खड़े हो गए। तो क्या उनको तकलीफ नहीं होती होगी कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, मैं मतलब ऐसे सिचुएशन में मैं समाज, ये तो एक भयावह स्थिति पैदा हुई थी तो तब की बात कर रहा हूँ। उसके पहले भी अगर ऐसी मानसिकता लेकर पुलिस वाले काम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं उनके हाथों कभी कोई गलत चीज़ नहीं हो सकती। ये हुई चीज़ें। उसी बीच आपने देखा पंजाब में हाथ का काट दिया जाना, बिहार में बहुत सारी घटनाएं हुई, ऐसे बहुत सारी तमाम घटनाएं हुई जिससे लगा, मैंने महसूस किया कि समाज के अंदर एक गुस्सा है और एक कहीं ना कहीं गलत संदेश दिया गया पुलिस के प्रति। तभी उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में लोग हिंसक होके पुलिस वालों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। जबकि पुलिस, डॉक्टर्स और जितने भी उस समय के योद्धा थे, वो सब हमारी हिफाजत के लिए, हमारे समाज की हिफाजत के लिए सड़कों पे घूम रहे थे। उस कंडीशन में मुझे लगा कि इस तरह का सिचुएशन क्यों पैदा हुआ। तो मैंने महसूस किया कि सिनेमा एक बड़ा माध्यम होता है समाज में किसी भी तरह का संदेश देने के जी। लिए, और सिनेमा के माध्यम से शुरू से ही पुलिस वालों का जो एक छवि है वो गलत दिखाया गया। आपने किसी भी फिल्म में देखा होगा, बहुत कम ऐसी फिल्म बनती है जो पुलिस के समर्थन में या पुलिस के अच्छाइयों को दिखाती है। तो सिनेमा के माध्यम से लोगों में ये मानसिकता डाल दी गई कि हाँ, पुलिस वाले 100% पुलिस वाले, मैं मानता हूँ कुछ परसेंट करप्ट होते हैं, लेकिन सिनेमा ने बता दिया समाज को कि पूरे पुलिस वाले करप्ट होते हैं। तो उस सिचुएशन में मेरे मन में ये ख्याल आया कि नहीं, मैं भी सिनेमा का हिस्सा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए इनके सम्मान में। सिर्फ पुलिस के सम्मान में नहीं, मुझे पुलिस, डॉक्टर्स और आर्मी, जो हमारे फ्रंट लाइन के जो भी हमारे हीरोज हैं, हीरोज वर्कर्स हैं, हैं। उनके सम्मान में मुझे कुछ करना चाहिए। तो एक पहला वीडियो मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था उस समय, तुम हो भारत भाग्य विधाता। अब यहाँ पे क्या, उस समय में आपने देखा कि एक सिचुएशन और पैदा आई थी जो समाज में मजहब को लेकर बहुत ज़्यादा वो हो गया था, माहौल गंदा हो गया था। तो आपसी एकता बनाए रखने के मकसद से मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी जिसका नाम था तुम हो भारत भाग्य विधाता। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बिहार के अभी पूर्व डीजीपी साहब श्री आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी को। मैंने इसमें मैं बताऊंगा कि जो हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी उसके कहानी के अंत में जाके हमने तमाम लोगों को जोड़ा, कुछ फिल्म लाइन के लोगों को जोड़ा, बॉलीवुड से जोड़ा, फिर आईपीएस लोग थे उनको जोड़ा, ऐसे तमाम लोगों को जोड़ते हुए हमने टोटल 75 पर्सनालिटी को जोड़ा, जिसमें बिहार के पूर्व डीजीपी साहब थे और बॉलीवुड से सिंगर श्री उदित नारायण जी थे ऐसे, और अभी वर्तमान में बिहार पुलिस एकेडमी के उपनिदेशक श्री प्रांतोष कुमार दास जी भी थे। ऐसे तमाम लोगों को जोड़ के मैंने वो वीडियो बनाया। वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और समाज को एक संदेश दी। जी। तो पहला हमारा वीडियो था, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई और तब से अब तक हम काम कर रहे हैं। कुंदन जी, आपने अभी जिक्र किया, आपने बताया कि किस प्रकार से आप और आपकी पूरी टीम काम कर रही है रियल हीरोज़ के लिए, जितने भी पुलिसकर्मी हैं, हमारे फौजी भाई हैं, उनके सम्मान के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए आपकी पूरी टीम काम कर रही है और आप खुद भी काम कर रहे हैं। तो आपने कहा कि आप डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं, आप गाने बनाते हैं, तो कुछ गानों की कुछ एक आध झलक, छोटी सी झलक हमारे दर्शकों को मिल सकती है? हाँ जी, क्यों नहीं। मैंने गाने बहुत सारे बनाए हैं। एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और दर्शकों को भी बहुत मतलब अच्छा लगा वो गाना, मैं सुनाना चाहूँगा, आप लोग भी सुनेंगे। दीवाने घर से निकल पड़े हैं तेरी हिफाजत में, नाच तुम पे यूं आने देंगे किसी भी हालत में, अलग है सबसे है डूब जब से तेरी मोहब्बत में,
सबसे पहले यार तेरी आशिकी का मर्तबा, बाद तेरी आशिकी के सरजमी का मर्तबा। ये गाना मैम हमने शाहिद माल्या जी, बॉलीवुड के बहुत जाने माने सिंगर हैं, कई सारे बड़े फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं, बड़े फिल्मों के लिए उन्होंने गाना गाया, उनसे हमने गवाया था। और इसके लिरिसिस्ट है अरफात महमूद जी। अरफात महमूद साहब भी अपने आप में एक बड़े नाम है, बॉलीवुड से लिरिसिस्ट है। तो ये गाना बहुत अच्छा लगा दर्शकों को, ऑडियंस को जो हमारे थे। आज भी ये गाना हर जगह कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बिहार आने का मकसद क्या है। एक तो 2.5 साल पे मैं आ रहा हूँ बिहार। दो कोविड की जो लहरें थी उसको मैंने झेला। मैं खुद पॉजिटिव हो गया था सेकेंड वेव के टाइम में। तो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं इंसान एक तनाव में ज़िंदगी को गुजार रहा था वहाँ पे। तो गांव, जो इंसान गांव से उठ के शहर में गया हो, तो गांव की जो मिट्टी, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, चाहे मैं छत्तीसगढ़ में रहूँ या चाहे मैं मुंबई में रहूँ, मैं सीना ठोक के कहता हूँ, मुझे अपनी मिट्टी से, मुझे अपने बिहार से बहुत प्यार है। मुझे कोई मतलब कोई शर्म नहीं आती कि मैं बिहारी हूँ कहने में। मैं सीना ठोक के कहता हूँ यस आई एम बिहारी। जबकि कई सारे लोग शर्माते हैं कि ये बिहार से है, ऐसा वैसा कुछ भी। तो वो चीज़ें थी। एक तो पहली चीज़ थी कि मिट्टी की याद, गांव की खुला माहौल जो होता है, गांव की सड़कें, गांव की मिट्टी, वो याद मुझे खींच के लाई यहाँ तक। और दूसरी बात ये है कि अभी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ओ माही तेरे बिन। ये हम लोगों ने आर्मी भाइयों को समर्पित किया और पुलिस भाइयों को भी समर्पित किया है। तो इसके जो सिंगर हैं वो भी अपने आप में एक बड़े शख्सियत हैं, अल्तमश फरीदी साहब। अभी उनका कई सारा गाना मार्केट में आप सुन रहे होंगे। ड्रीम गर्ल फिल्म में उन्होंने गाया था, हाउसफुल 4 के लिए गाया था, ऐसे बड़े बड़े फिल्मों के लिए उन्होंने गाना गाया है। तो उन्होंने मेल सिंगर की बात करें तो उन्होंने आवाज़ दी है। बाकी आपको अच्छा लगेगा और खुशी होगी जान के कि हमने, चूँकि बिहार से गहरा लगाव है, हम भले काम मुंबई में कर रहे हैं, लेकिन चिड़िया जो होती है कितना भी आकाश में उड़े, बैठना उसे ज़मीन पे ही होता है। तो हम वापस आए यहाँ कि हमें यहाँ शूट करना है। तो हमने सिंगर वहाँ से लिया अल्तमश फरीदी साहब को, लिरिसिस्ट हमने लिया अरफात महमूद साहब को। लेकिन फीमेल जो सिंगर है हमारी, वो बिहार की ही बेटी है आपकी, पटना से पल्लवी सिन्हा जी। बहुत ही बेहतरीन सिंगर है, बहुत ही अच्छा गाती है वो। लता मंगेशकर जी की आवाज़ और उनकी आवाज़ को सुनिए, दोनों लगता है कि नहीं है, मतलब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ये अभी जो हम कर रहे हैं पल्लवी सिन्हा जी के साथ, तो उसकी शूटिंग हम 30 तारीख से यहीं पटना में शूट कर रहे हैं, राजगीर में शूट कर रहे हैं और हाजीपुर सोनपुर में कर रहे हैं। तो यहाँ की जो खूबसूरती है, बिहार की खूबसूरती है, इस पे हम बात कर रहे हैं। जैसे बिहार के बाहर लोग सोचते हैं कि बिहार जा रहे हो मतलब वहाँ कट्टा, बंदूक, देसी बम, किडनैपिंग, मतलब यही सारी चीज़ें जितने भी बाहर के लोग, मतलब बिहार से बाहर के लोग हैं, उनके माइंड में ये चीज़ चल रही होती है कि अच्छा बिहार, वहाँ तो अशिक्षित लोग होते हैं यार, गरीबी है उस राज्य में, वहाँ तो बीमारू राज्य है। बाहर में तो मुंबई, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में हमारे राज्य को बीमारू राज्य के तौर पे देखती है लोग। तो मैं यहाँ आने का, यहाँ पे शूट करने का मेरा मेन मकसद ये है कि यहाँ हम बीमारू नहीं हैं, हम गरीबी है, मैं मानता हूँ, सरकार की वो विफलता है, अगर सरकार उस पर काम करे। कुंदन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा राज्य कुछ मामलों में पिछड़ा है, लेकिन ये एक धारणा बहुत पुरानी है। जो भी एक बार बिहार आया वो बिहार का दीवाना होकर रह गया, और यहाँ के प्यार और अपनापन से। बिल्कुल। हमने बहुत सारी बातें की आपके काम के बारे में, क्या वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं, लेकिन बतौर अभिनेता आपके जीवन की ये जो शुरुआत है, ये जो जर्नी है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कैसे इसकी शुरुआत हुई? अभिनय के प्रति आपकी दिलचस्पी कब और कैसे हुई? मैम मैं बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले मैं शुरू से बता दूँ, पढ़ाई लिखाई में मैं था, उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था। मैं एक मिड होता है उस टाइप का स्टूडेंट रहा मैं। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मैं छत्तीसगढ़ गया। छत्तीसगढ़ जाने का वजह ये था कि मेरी बड़ी बहन कंचन सिंह, वो वहाँ रहती है, वहाँ की राजधानी रायपुर में रहती है। तो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद हर कोई सोचता है कि मैं कुछ दिनों के लिए एक वैकेंट पे बाहर निकलूँ, 10 दिन का हो, 1 महीने का, कभी भी। तो मैं वैकेंट के लिए गया छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। मेरा नसीब अच्छा था, या फिर एक कहावत भी है, लोगों के मन में एक चीज़ होती है कि जो भी चीज़ होती है वो कोई भी इंसान कर्म नहीं, खुद से नहीं करता, उसके पीछे प्रकृति होती है, वो जो ईश्वर है, भगवान, उन्होंने पहले से सब कुछ लिख दिया होता है। तो शायद यही वजह रहा होगा कि मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर गया। वहाँ पे जाने के बाद
खुशनसीबी समझूंगा मैं अपना कि कुछ अच्छे लोगों से मेरी पहचान हुई जो रंगमंच से जुड़े हुए थे। उन लोगों के माध्यम से मुझे एक नाटक का पहला जो नाटक था मेरा मुखौटा, उसका हिस्सा बना मैं। बहुत सारे आर्टिस्ट थे वहाँ पे, बहुत सारे लोगों का वो एक टीम थी, बहुत सारे लोगों की टीम थी। उसमें कोरस का काम मिला था मुझे। सारे जो मेन आर्टिस्ट थे वो सीनियर थे छत्तीसगढ़ के, उन लोगों को कास्ट किया गया था, लेकिन उसमें कोरस के लिए मेरे जैसे 3 4 5 लड़कों को रखा गया था पहले नाटक पे। चूँकि मैं बिल्कुल अलग फील्ड से था, मेरा लक अच्छा था कि मुझे कोरस के लिए भी तो कम से कम कास्ट किया गया। तो छत्तीसगढ़ रंगमंडल की बात कर रहा हूँ, वहाँ छत्तीसगढ़ में चलती है इस नाम से। तो कोरस में कास्ट किया गया, तो उसमें मेन जो काम कर रहे थे लोग, आर्टिस्ट थे, उन लोगों को भी मीडिया ने हाईलाइट किया। लेकिन वहाँ मेरा लक अच्छा आया था कि सारा उसमें जो चीज़ें थी हुई। जब एक सीन होता है जिसमें कोरस को आना होता है और मुखौटा लेके उसको बोलना पड़ता है, कुछ डायलॉग्स भी नहीं होते, सिर्फ एक्सप्रेशंस देने पड़ते हैं। तो मेरी बारी आई और मेरे साथ 3 4 लोगों की बारी आई। तो जैसे मैं फ्रंट में आया तो मीडिया ने उसको पूरे अच्छे से कैप्चर किया और कल के अखबारों में मैं दिखा। तो वहाँ से चीज़ें लगी कि ये छोटी सी शुरुआत है, इस पे अगर मैं पूरा ध्यान दूँ तो ऐसी चीज़ें हर किसी को अच्छा लगता है, लोगों के बीच में आना, छाना, कुछ अच्छा कर जाना। तो उस मकसद से मैंने फिर इस चीज़ को शौक में ना लेके अपनी मजबूरी बना ली। फिर वहाँ पे छत्तीसगढ़ रंगमंडल ज्वाइन किया मैंने, वहाँ से कई सारे नाटकों का हिस्सा बना, नाटक किया। फिर वहाँ पे आज मैं दूरदर्शन में बैठा हूँ, छत्तीसगढ़ दूरदर्शन में भी मैं कई सारे नाटकों के माध्यम से आया। ये सफ़र वहाँ से शुरू हुई। चलते चलते क्या हुई, वहाँ की रीजनल सिनेमा, छत्तीसगढ़ की फिल्म, जैसे अपना बॉलीवुड है वैसे ही छत्तीसगढ़ में हॉलीवुड के नाम से चलती है। वहाँ पे क्षेत्रीय सिनेमा का बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है अभी। तो कई सारे वहाँ के जो स्टार्स थे उनके साथ मुझे वहाँ की फिल्म करने का मौका मिला, तो इन्वॉल्व हो गया। सारी चीज़ें चल रही थी अच्छे से, सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं बतौर अभिनेता वहाँ पे लोगों के बीच में मेरा अच्छा इमेज हो गया, लोग जानने लगे, पहचानने लगे। लेकिन हर इंसान का मैम एक सोच होता है कि आज मैं जो हूँ यहाँ, उससे अगला कदम मेरा क्या होगा। सफलता वाकई वही चीज़ का नाम, उसी चीज़ का नाम है कि आज आप अपने पोजीशन से 4 कदम आगे हो, 4 नहीं तो 1 कदम भी आगे हो, आधे कदम भी आगे हो, तो आप सफल हो। बढ़ते रहना प्रतिदिन ही ज़रूरी इम्प्रूवमेंट है। होनी चाहिए आपके अंदर। तो मैंने सोचा नहीं, प्लान बनाया कि मुझे मुंबई जाना है। मुंबई में मैं किसी को जानता ही नहीं था, अजनबी शहर है। तो वहाँ पे मैं 2016 एंड के आसपास में, दिसंबर के आसपास में मैं मुंबई गया। अनजान शहर था, जिस शहर में किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, उस शहर में जाके रहना, अपने आप को सर्वाइव करना, हर चीज़ करना बहुत ही एक मुश्किल चुनौती से बड़ा हुआ था वो चीज़। मैं गया वहाँ पे, आपको बता रहा हूँ 1 साल तक मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं कौन हूँ, मैं जहाँ रह रहा हूँ वो शहर क्या है, यहाँ के लोग कैसे हैं। सब किसी को किसी से मतलब नहीं, सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त, कोई किसी को एक पता तक बताने के लिए तैयार नहीं है। और ख़ास करके हम जो बिहार यूपी के लोग होते हैं वहाँ मुंबई में शुरुआत के दिनों में कुछ अलग ही टाइप से उनका स्वागत होता है। एक टैग होता है भैया का, सीरियस नहीं लेते हम लोगों को वहाँ पे शुरुआत के दिनों में कोई भी। तो वो मैं भी उससे अछूता नहीं रहा, लोग सीरियस नहीं लेते थे चीज़ों को कि एक्टर भी हो सकता है, एक्टर भी है क्या ये। तो चीज़ें होती रही, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा मुझे एज एन एक्टर। अपने आप को आगे लाने के लिए मुझे कैमरा के पीछे बहुत सारे ऐसे काम करने पड़े, स्पॉट से लेके हर तरह का काम। लेकिन दिमाग में एक ही चीज़ मैंने सेट रखा था कि मुझे आना है, चाहे इसके लिए मुझे जो भी काम करना पड़े। मैं किसी काम को करने में आज भी शर्म नहीं करता, क्योंकि जो मैं हूँ, मेरी पहचान दुनिया वालों के सामने है कि कुंदन सिंह है क्या चीज़। तो जो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, तो मैं बिहाइंड द कैमरा मैंने बहुत सारे छोटे छोटे काम किए चीज़ें। तो तकरीबन 1 साल बीत गए, तो कैमरे के सामने जाके छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे सीन आने शुरू हुए, मिलने शुरू हुए। मेरा पहला टीवी शो था अशोका, उसमें मुझे कास्ट किया गया। वो अशोका के बाद से मुझे मेरी ज़िंदगी जो है वो एकदम अंधेरे में, डार्कनेस में चल रही थी। तो वहाँ से अशोका के बाद एक होता है टॉर्च, किसी ने दिखाया, वो रोशनी मुझे दिखी। वहाँ से तुरंत मुझे एक और टीवी शो मिला,
तेरे शहर में, उसमें चिट्ठी कुमार के नाम से मैं कैरेक्टर किया। वो कैरेक्टर ने मुझे बहुत अच्छा नाम दिया, फेम दिया, पैसा भी दिया। वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। आज क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसे तमाम कई सारे टीवी शोज़ में किया मैंने। अब ये टीवी शोज़ के साथ साथ, चूँकि मैं हमेशा इस भावना को लेकर चलता हूँ कि अगला क्या है हमारा, जी। तो चूँकि जी कुछ कह रही हैं मैम। आपने अभी ज़िक्र किया कि आपकी शुरुआत मुंबई में आप टीवी शोज़ से आपने किया, आपने जी। बहुत सारे टीवी शोज़ में काम किया। लेकिन ये जानना चाहूँगी टीवी शोज़ के बाद आगे क्या करना चाहते हैं? क्या फ़िल्मों में आने की रुचि है? क्या फ़िल्मों में आने की इच्छा है आपकी? क्या फ़िल्में करें? अभी तो मैं ज़्यादातर फोकस टीवी शोज पे ही रखा मैंने, लेकिन इसके बावजूद मैंने आपको बताया था कि मैं छत्तीसगढ़ सिनेमा से भी जुड़ा हुआ हूँ। और अच्छी और बड़ी बात यह है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार का बेटा हूँ। और मैं राजस्थान की 2 फिल्में एज ए हीरो करके आया हूँ अभी, ये कोविड आने के पहले। वो दोनों फिल्में ड्यू टू कोविड अभी रिलीज़ नहीं हो पाई है। अभी नवंबर के एंड, दिसंबर फर्स्ट वीक में मैं राजस्थान फिर जा रहा हूँ। वहाँ पे जो राजस्थानी सिनेमा है उसमें बतौर हीरो में काम कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए भी एक गौरव की बात है कि मैं बिहार से, सोनपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री का भी हिस्सा हूँ, राजस्थान जो है वहाँ पे उस फिल्म का भी हिस्सा हूँ, साथ साथ टीवी शोज भी कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है कि अपने जो फ्रंट लाइन के हीरोज़ हैं, आर्मी भाई, अपने पुलिस भाई और डॉक्टर्स, उनके मान सम्मान के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ के बीच में एक चीज़ है जो जिससे मैं परहेज करके रखा हूँ, वो है अपने यहाँ की चीज़, भोजपुरी फिल्में। हम बात करते हैं मैम कि अगर भाषा की, तो बोली भाषा की, तो हमारी जो भोजपुरी है, इसकी जो बोली है, इसकी जो भाषा है, इसमें गज़ब की मिठास है। लेकिन इस भाषा में, इस बोली में जो फिल्में बनाई जा रही आज के दौर में, आज जो गाने बनाए जा रहे जिनके व्यूज़ मिलियंस में चले जाते हैं, तो वो एक अश्लीलता, फुहड़ता जो होती है, जो कहीं ना कहीं बिहार की छवि को खराब करती है। तो ये सब कारणों से मैं अभी अपने आप को भोजपुरी में जो बनती हैं फिल्में, उस फिल्मों से दूर रखा मैंने खुद को। इस बीच में कई सारे ऑफ़र आए इस 2 साल में, लेकिन अब तक मुझे ऐसा कोई ऑफ़र नहीं आया जिसको मैं सीना ठोक के बोलूँ कि हाँ ये मैंने फ़िल्म किया जिसमें फुहड़ता नहीं थी, अश्लीलता नहीं थी। ऐसा अब तक कुछ नहीं आया। लेकिन कुछ ऐसे भोजपुरी में चीज़ें, भोजपुरी भाषा में, बोली में ऐसी चीज़ें बनी जिसका मैं हिस्सा रहा हूँ, और उसको बताने में मुझे बहुत गर्व होता है गर्व होता कि है, ये हमारे देश, हमारे बिहार की बोली है, हमारी बिहार की संस्कृति है, इससे हमारी पहचान है। दूसरी बात, मैंने एक चीज़ आपसे जिक्र किया था कि बाहर के राज्यों में जो बीमारू राज्य समझते हैं हम बिहार, मतलब हमारे बिहार को, तो एक चीज़ मैंने महसूस किया कि बिहार को आज तक लोग कानों से ही देखते हैं, आंखों से नहीं देखते। आज से कुछ साल पहले तक बिहार की जो छवि थी, एक इमेज थी, जब मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि कट्टे, ये वो, किडनैपिंग, ये, तो कुछ साल पहले की बात है, ऐसा होता था। लेकिन जब आज की बात, हम आज के बिहार की बात कर रहे हैं, तो आज का बिहार गजब का बिहार हो चुका है अपना, कितना कुछ बदल चुका है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कितना तंदुरुस्त हो चुका है। यहाँ की सड़कें देख के मैं हैरान हूँ। ये क्या मुंबई, क्या है वहाँ पे मुंबई, दिल्ली में जो चीज़ें हैं वो अपने पटना में है, राजधानी में है। राजधानी की बात छोड़िए, हमारे और भी राज्य के जो शहर हैं, वहाँ भी मैं लगातार जब से मैं आया हूँ तो घूम रहा हूँ। तो आज के बिहार को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं, ये जो लोग आज भी बिहार को देख रहे हैं, मैंने बताया कि कानों से, वो जो सोच है, उनकी थिंकिंग है, उसको चेंज करने के लिए ऐसे लोगों को, जो फिल्म मेकर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, उनको हमारे राज्य में आना होगा, तो हमारे बिहार को आंखों से देख पाएंगे। वरना वो जब तक दूर रहेंगे, बिहार को कान से ही देखते रहेंगे। उसके लिए मैं राज्य सरकार से, जो वर्तमान में हमारे यहाँ की सरकार है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कुछ ऐसा कर जाए। और सरकार कर भी रही है, चीज़ें कर रही हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। आज के वर्तमान स्थितियों को देखेंगे तो बहुत सारा बदलाव आया है। लेकिन कुछ ऐसा और किया जाए जिससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे राज्य में आके इन्वेस्ट करें, फिल्म मेकर्स हमारे यहाँ आके फिल्म मेकिंग का काम करें। और ख़ास करके हम जैसे कलाकारों के लिए राज्य सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूँगा, कुछ ऐसा कर दे, कुछ ऐसा करें। कर रही है सरकार, लेकिन और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ताकि हम जो अपने राज्य के जो मैं और मेरे जैसे बहुत सारे तमाम कलाकार एक्टर्स हैं, वो बाहर जा रहे हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, अपने राज्य में उनको रोजी रोटी मिले और अपने राज्य का नाम रोशन कर सके। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कुंदन जी
एक सरकार से आपकी अपील की आप जैसे तमाम कलाकारों के लिए सरकार कुछ कर रही है जी। और कुछ बेहतर करने की जी, आपने जी। अपील की है, अनुरोध की है। उम्मीद जी। करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा बिल्कुल। कुछ ज़रूर देखने को मिलेगा। जी। कुंदन जी, ये जानना चाहूँगी अगर आपसे कि आप हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई एक रोल मॉडल होता है, जी। आप जिससे देखकर प्रभावित होते हैं जी। या उसके जैसा ना बनने की कोशिश ना भी करें तो बहुत कुछ उसकी तरह करने की कोशिश करते जी। हैं और एक मन में एक छवि होती है, बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलते रहता है कि काश मैं यहाँ तक पहुँच पाता। जी। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा रोल मॉडल है? आ, आप सुनेंगी तो मतलब थोड़ा सा ये हंसी आएगी आपको। मैं बचपन से शाहरुख खान साहब का बहुत बड़ा फैन रहा था। यहाँ तक कि इतनी दीवानगी बढ़ी हुई थी कि लोग मुझे मिनी SRK के नाम से पुकारने लगे थे, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स। बड़े प्यारे दोस्त थे मेरे कॉलेज के और स्कूल के। तो वो पागलपन चढ़ गया, मतलब मेरे ऊपर एक पागलपन जो चीज़ होती है ना, उसको कह सकते हैं, वो दीवानगी हो गई थी शाहरुख खान को लेकर। तो मैं अपने आप को सोचता था मुझे ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। लेकिन जब मैं मुंबई गया, मैंने बताया एक बिहार का बेटा, सोनपुर से छत्तीसगढ़ जाना, छत्तीसगढ़ से मुंबई जाना, मुंबई से राजस्थान के सिनेमा में भी जाना, अभी गुजरात में भी मैं कर रहा हूँ चीज़ें। तो जब मैं मुंबई गया तो मुझे मालूम चला कि हाँ, कुंदन सिंह एक्चुअल जो हैसियत, हर इंसान की एक हैसियत होती है मैम, और सीमाएं होती है। तो मैंने जब अपनी हैसियत को, अपनी सीमाओं को समझा तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, आज की तारीख में जो जैसे मैं फ़ैन की बात कर रहा हूँ तो मैं कुंदन सिंह का ही फ़ैन हूँ और कुंदन सिंह को ही चाहता हूँ कि वो उस मुकाम पे जाए। मैं इस कुंदन सिंह को उस मुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ जहाँ से दुनिया मेरा फ़ैन हो। जैसे शाहरुख की बात कर रहे हैं या कोई भी एक्टर्स होते हैं, तो मैं किसी से कंपटीशन नहीं कर सकता कि मुझे इनसे आगे जाना है, उनको वो पीछे छोड़ना है। मैं सिर्फ कुंदन सिंह पे ही फोकस कर रखा है मैंने, और मैं चाहता हूँ कि इस कुंदन सिंह को वहाँ तक पहुँचा दूँ जहाँ से दुनिया झुक के सलाम करे कि हाँ, इस बच्चे ने, इस बिहार के बेटे ने अपने मेहनत के दम पे मुंबई जैसे शहर में, जहाँ पे बाहर मतलब वहाँ का आंकड़ा होता है मैम, हर दिन 10,000 के आसपास लोग जाते हैं एक्टर बनने के लिए, सिंगर बनने, मतलब कला जगत से जो खुद को जोड़ने के लिए, स्थापित करने के लिए जाते हैं। ये 10,000 भीड़ कहाँ जाती है मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन उस स्थिति में अगर मैं मुंबई में जाके अपने आप को पहचान स्थापित कर पाया, मेरी एक पहचान बन पाई, आज वहाँ के भी लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जितने भी दर्शक हैं, जितने भी मेरे बिहार के भाई लोग हैं, बहनें हैं, पिता समान जो दर्शक हैं, सभी का आशीर्वाद और सपोर्ट है। तो मैं यही एक विनती करूंगा कि आप अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, तो आज यहाँ बैठा हूँ, आज आप सबके बीच में हूँ। तो आप सबके प्यार और आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है मुझे। मैम, आप कुछ कह रही थी? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात कही। आपको ज़ाहिर तौर पर आपको प्यार मिल रहा है, तभी जी। आप खुद ये देखिए कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी और जी। अभी आप कहाँ तक पहुँचे जी हैं। मैम। कुंदन जी, आपने बताया कि आपने टीवी शोज़ किए हैं और जो आपको पहला ब्रेक मिला एक छोटे जी। से टीवी शो में, एक छोटा सा शो का अशोका। अशोका से आपको जी। एक ब्रेक मिला। लेकिन आपकी एक पहचान आपने भी बताई कि जहाँ से लोगों ने आपको पहचाना। चिट्ठी कुमार आपने हाँ, बताया कि वो कैरेक्टर था, जी। तो क्या था इस कैरेक्टर में, आपको क्या करना था, क्या आपकी वो भूमिका थी? वो कैरेक्टर इतना मज़ेदार था कि लोग, मुझे भी नहीं मालूम चलता था। मतलब मैं जैसे ही जाता था, मेरा कॉल टाइम आता था कि आज 10 का शिफ्ट है, आपको आना है। तो मैं जाते ही पूछता था, जो असिस्टेंट होते थे, उनसे मैं पूछता था कि आज मुझे कितना पिटाई खाना है। मेरा रोल इतना मज़ेदार था कि उसमें कहानी ऐसी थी कि जो इस फिल्म का, सॉरी, ये टीवी शो का विलन होता है और मेरी दोनों की सिचुएशन मर्ज करती है। मैं उसमें एक पोस्टमैन का रोल कर रहा होता हूँ और वो जो विलन होता है एक मर्डर कर दिया होता है, और उसके जो सबूत होते हैं वो गलती से, मतलब जल्दबाजी में, उस जो डब्बा होता है, बॉक्स होता है, उसमें वो छूट जाती है कोई चीज़, और मैं वहाँ से निकाल के अपने घर और सब लोगों को, जैसे पोस्टमैन का काम होता है, करता है। उसके माइंड में वो सेट हो जाती है चीज़ कि ये बंदा, मेरे जो क्राइम थे उसका सबूत इस बंदे के पास है, और इसको मार पीट के कूट के मुझे वो सबूत हासिल करना। इसी पे कहानी चल रही थी, लंबा चला था, करीब 10 महीने के आसपास मेरा ट्रैक चला था, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मेरे से पूछता था, वो चिट्ठी कहाँ है, और मुझे मालूम ही नहीं होती थी कि वो चिट्ठी कहाँ है। तो ये जो चीज़ चल रही थी, मतलब मेरी जम के कुटाई हुआ करती थी, रोज़ हर दिन मेरी पिटाई होती थी उसमें और बहुत ही मज़ेदार था। तो वहाँ से एक पहचान बनी, और इसके बाद तो सफ़र सिलसिला जो है वो बनता चला गया, और एक के बाद एक टीवी शोज मिलते चले गए। तो यही सारी चीज़ें हैं मैम।
चलिए अच्छी बात है कि आपका ये जो सफ़र है यूं ही चलता रहे, आप यूं ही आगे जी। बढ़ते रहें। जी मैम। कुंदन जी, एक बात और जानना हाँ चाहूँगी जी। आपसे कि आपको इतने वर्षों का अनुभव रहा है, जी। आपने मुंबई में काम किया, बहुत स्ट्रगल, बहुत संघर्ष किया, जी। तो आपने कहा कि अपनाने में बहुत वक्त लगता है। जी। जो अभी के यूथ हैं, जी। जिन्हें अभिनय करना है, हम्म। वो जल्दबाजी करते हैं, वो मुंबई जाने का एक सपना देखते हैं। जाहिर तौर पर सबको जी। पता जी। है कि मुंबई अगर वो जाएंगे जी। तो अगर अगर आप अभिनय करना है तो वहाँ जा कर के ही आपके सपने पूरे हो सकते हैं जो आप चाहते हैं। जी। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किन खास बातों पर वो फोकस करें? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं आपने पूछा मुझसे, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने आप को उतना बड़ा नहीं समझता कि मैं किसी को मशवरा दे सकूं, लेकिन आप मैंने जो अपने अनुभव अनुभव से। हासिल किए हैं वो बताना चाहूँगा मैं कि इंसान कामयाबी के पीछे भागता है, लेकिन उसके पीछे की एक बड़ी चीज़ है, बड़ा रहस्य है। अगर आपको कामयाब होना है तो काबिल होना पड़ेगा। मुंबई जाने के पहले मैंने यही सीखा है, मेरे जो अनुभव है मैं वो साझा कर रहा हूँ आज आपसे बैठ के। मुंबई जैसे शहर में किसी के लिए किसी के पास इमोशनली वो नहीं होता है कि अरे ये बंदा ऐसा है, ये बंदा सबसे बड़ी चीज़ बाकी लोगों में जो होती है, मैं देखने में हैंडसम हूँ मैं तो हीरो बन जाऊँगा, मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, मेरे पास मेरे फैमिली के पास पैसे हैं मैं तो हीरो बन जाऊँगा। कुछ भी नहीं होती चीज़ें। सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका टैलेंट। मुंबई की बात कर रहा हूँ, आपका टैलेंट और आपका नसीब दोनों मर्ज करके दोनों मिल गए तो आप कहीं से यहाँ ज़ीरो से उठ के आप वहाँ उठ सकते हो, उठ के जा सकते हो। तो एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, कोई भी इंसान हो, अगर आज के युवा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज के जो युवा हैं अगर मुंबई आना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर काबिलियत को लाना पड़ेगा। कामयाब होना है तो काबिल बनो, सीख लो पहले। आप सिंगर हो सीख लो, एक्टर हो सीख लो, आप जाओ मुंबई में, व्यवहारिक इंसान हो, आपका नसीब अच्छा है, लोगों से कम्युनिकेशन की स्किल आपकी अच्छी है, लोगों से मिलजुल के रह रहे हो, तो थोड़ा वक्त लगता है लेकिन चीज़ें सही हो जाती है मुंबई में। बहुत अच्छी बात आपने कही। टैलेंट और आपका नसीब अगर जी। दोनों चीज़ें मिल गई, ऊपर वाले की अगर मेहरबानी हुई, मेहर हुई, तो जी। आप फर्श से अर्श अर्श पर पे पहुंच जा सकते सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कुंदन जी। जी। कुंदन, जानना चाहूँगी आने वाले समय में आप क्या कुछ कर रहे हैं, आपके अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ, जैसे कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो मैं अभी एक राजस्थानी सिनेमा करने वाला हूँ। आपको बताया था दिसंबर के आसपास मैं जा रहा हूँ राजस्थान, और आपके दूरदर्शन का ही, दूरदर्शन दिल्ली से टेलीकास्ट होने वाली टीवी शो है, उसके लिए भी बातें चल रही हैं, उसका भी वो है। और बाकी अगर मैं जो बताया कि अपने आर्मी भाई के लिए और पुलिस भाइयों के लिए और जो हमारे फ्रंट लाइन्स के हीरोज़ हैं, उनके मान सम्मान के लिए मैं अपना जल्द ही फाउंडेशन ला रहा हूँ। फाउंडेशन लाने का मकसद ये है, आपको एक मैं चीज़ एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे कोई सपोज़ हमारे आर्मी भाई शहीद हो गए, शहीद होने के बाद उनके फैमिली को सरकार की तरफ से कुछ पैसे दी जाती है, लेकिन कई बार क्या चीज़ें होती है ना मैम कि जैसे मैं एक ऑफिसर हूँ, आर्मी ऑफिसर, मैं शहीद हो गया, मेरे पीछे 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, हालांकि अब तो नहीं होते, वो पहले की बात है, अब तो 2 ही काफ़ी है, लेकिन फैमिली का एक लंबा वो है। तो क्या जो सरकार कुछ पैसे देती है वो काफ़ी होता है उनकी फैमिली को चलाने के लिए? क्योंकि किसी भी घर से, परिवार से एक बेटा जो घर का सहारा होता है वो शहीद हो गया है, तो वो ख़त्म हो जाने के बाद कुछ ऐसा, आप कुछ कह रही थी शायद। नहीं नहीं, बिल्कुल आप अपनी बात को पूरी करें कि हाँ आप। हाँ, जी जी। तो वो बेटा जिस परिवार का बेटा, जिस परिवार ने अपने बेटे को खोया है, जिस परिवार से एक बेटा चला गया, वो परिवार को उसका बेटा नसीब तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके पीछे जो जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके फैमिली वालों का, उनके बच्चों के एजुकेशन, ये सब सारी चीज़ों को लेकर ही हमारा फाउंडेशन काम करने वाला है, उसी के लिए हम ला रहे हैं जल्द ही। बिल्कुल, अपना तो आप फाउंडेशन। यानी कि आपका फोकस ये है, एक मेन मोटिव आपका है कि आप समाज के वैसे लोग जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो जी। रियल हीरोज़ हैं, जी। आप उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए आप कुछ कुछ बेहतर करें, करें, कुछ अपनी करें। प्रतिभा, अपनी कला, अपने अभिनय हाँ, के ज़रिए। आए दिन आप जी। आए दिन आपने अखबारों में देखा होगा कि, जी। हाँ जी, आए दिन आपने अखबारों में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले या आर्मी भाई लोग हैं, उनकी फैमिली बहुत बदहाली में जी रही हैं,
तो हम ऐसे परिवार के लिए खड़े हो जाएं। बिल्कुल, आप वैसे हमारी यही परिवार के कोशिश है। लिए खड़े होने की आपकी चाहत है और आप जी। उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जी, कुंदन मैम। जी, आप कार्यक्रम में आए, आपने अपना वक्त दिया, बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की, हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। अपना वक्त देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आपसे भी धन्यवाद। और हमारी बातचीत हुई आज अभिनेता कुंदन कुमार सिंह से। और अब वक्त तो चला है आपको अलविदा कहने का, लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि अलविदा कहने के पहले हम आपसे एक गुजारिश करते हैं, आपके ख़त हम तक पहुँचे और हम आपको अपना पता लिखवाते हैं। तो फटाफट उठाइए कागज़ और कलम, नोट कीजिए हमारा पता, ताकि उस पते पर आप अपने सुझाव, अपने विचार हम तक पहुँचा सकें। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल